एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी चल रही है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के एमसीक्यूज़ की सीरीज़। मैंने आपको पिछले जो पार्ट था, हमारा पार्ट 1 था, उसमें मैंने आपको यहाँ तक यानी कि 25 क्वेश्चंस तक आपको करवा दिए थे, जिसमें आपकी बेसिक टर्म्स भी क्लियर हो गई थी साथ साथ में, और साथ साथ में आपके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी हो गई थी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, इसी सब्जेक्ट के, इसी यूनिट के हम करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे और आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या बोलता है, मोरल प्रेशर इज़ इन्वॉल्व इन द केस ऑफ। मोरल प्रेशर कब, कौन से केस में इन्वॉल्व होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कल, अगर हम धक्का कर रहे हैं किसी के ऊपर, हाँ भी तो कंसेंट दे अपनी, है ना, जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो वो कोहर्जन होता है। बट अगर हम किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बट मॉरल प्रेशर डाल रहे हैं, यानी कि अगर हम अपनी कोई पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हायर पोजीशन पे हैं और सामने वाला जो बंदा है वो कोई लोअर पोजीशन पे, कमज़ोर है, उसकी किसी ना कमज़ोर जो है वो नस को हम पकड़ते हैं, कमज़ोर कड़ी को हम पकड़ते हैं उसकी किसी, और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और उसकी कंसेंट जो है वो उस हिसाब से लेते हैं, मॉरल प्रेशराइज करके उसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम चलते हैं 27वें क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब अगर हमने रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कर दी विदाउट एनी इंटेंशन, मतलब हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, अगर ए पार्टी ने प्रपोज़ल दिया है बी पार्टी को, और बी पार्टी ने को जब वो प्रपोज़ल दे रहा है तो उसने उस टाइम पे कुछ ऐसा वर्ड बोला, ऐसी टर्म बोली जिसका मीनिंग जो है वो बी ने कुछ और ले लिया, है ना, मतलब या उसने रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कर दी, बट उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मेरे को रॉन्ग जो है रिप्रेजेंटेशन करनी है ताकि बी जो है वो एक्सेप्ट कर ले ऑफर। ऐसा कुछ उसकी इंटेंशन नहीं थी कि उसको कुछ नुकसान पहुंचाना है बी पार्टी को, या उसको कुछ मतलब उसको हार्म पहुंचाना, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी ए पार्टी की, गलती से उससे रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें सही वाली स्टेटमेंट बतानी है, ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले तो क्या है कि अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड, अगर हम किसी को डरा रहे हैं कि हाँ भी मैं सुसाइड कर लूँगा तो साइन कर पेपर पे, तो क्या वो कोहर्जन नहीं है? गलत बोल रहा है, कोहर्जन ही तो हुआ, है ना। मैंने आपको कल भी बताया था। उसके अलावा जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या फिजिकल प्रेशर का यूज़ होता है? क्या हम उसके ऊपर हाथापाई करने बैठ जाते हैं उसके साथ? नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मैंने आपको अभी बताया, इसमें वैसा कुछ फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाते हैं हम बस अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ भी हम हायर पोजीशन पे है, सामने वाले की कोई वीक पॉइंट है उसको पकड़ते हैं हम, तो फिजिकल प्रेशर नहीं करते हैं, उसको मॉरल प्रेशराइज करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। उसके बाद डी क्या बोल रहा है, साइलेंस ऑलवेज अमाउंट टू फ्रॉड, क्या सामने वाला बंदा चुप है, एक पार्टी चुप है, इसका मतलब वो धोखाधड़ी कर रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना, तो ये भी गलत होगी। सही स्टेटमेंट कौन सी है, सी स्टेटमेंट सही है। दैट इज़, अगर कोई पार्टी जो है वो ये बोल देती है, मान लो किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया, या ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो हमारे लॉ की नज़र में गलत है, और बाद में वो ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि मुझे तो ये लॉ के बारे में पता ही नहीं था, तो ये ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया के लॉज आपको पता होने चाहिए, है ना। और अगर आप ये बोलते हो कि हाँ भी मेरे को लॉ का पता ही नहीं था और इस वजह से अनजाने में मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया या ये गलती होगी, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है। तो ये सी स्टेटमेंट सही है। आगे हम चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि 3 पार्टी है ए बी सी, तीनों ने मिलके जो है 60,000 रुपये डी को देने का वादा कर लिया। ठीक है, अभी जो है डी ने बोला ए को, डी ने बोला किसको, ए को बोला कि तू मेरे को 60 के 60,000 दे, मेरे को बी और सी से कुछ लेना देना नहीं है,
सारे के सारे पैसे 60 के 60 हज़ार मुझे तू दे। ठीक है, ए बोला चल ठीक है मैं दे देता हूँ तेरे को पैसे। तो जब ए पेमेंट कर देगा तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो अभी डी के हैंड से तो ख़त्म हो गया है ना, उसको अपने 60 हज़ार मिल गए। तो अभी ए के जेब से तो 60 के 60 लग गए ना, तो वो क्या करेगा, उसने एक बार 60 हज़ार रुपये डी को पे कर दिए हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो दैट मीन्स इक्वल रेशो में डिवाइड होंगे, है ना। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स इक्वल रेशो में डिवाइड होंगे। तो वो क्या करेगा, बी और सी के पास जाएगा, बोलेगा मैंने 60 के 60 हज़ार रुपये डी को दे दिए हैं, अभी जो 20 हज़ार मेरा हिस्सा है वो मैंने दे दिया है, जो 40 हज़ार रिमेनिंग अमाउंट है जो तुम दोनों का हिस्सा है, बी और सी का हिस्सा है 20-20 हज़ार, वो तुम मेरे को दे दो। तो यही करेगा वो, दैट इज़ ए जो है वो 20,000 दोनों से ईच फ्रॉम बी एंड सी रिकवर कर लेगा। क्लियर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम चलते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें मेन चीज़ जो होती है, मेन कंसिडरेशन होती है या मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो अनलॉफुल है। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है या फिर कुछ ऐसी हम चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो लीगल नहीं है, इल्लीगल है, अनलॉफुल है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। आगे चलते हैं, 31st क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि एक एग्रीमेंट वॉइड होता है अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है पहली स्टेटमेंट में, दैट इज़ पब्लिक पॉलिसी वो पॉलिसी है, हालांकि इसकी ऐसी कुछ फिक्स डेफिनेशन नहीं दी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट पब्लिक पॉलिसी मेनली वही होती है जो कंट्री के फेवर में हो या कंट्री के लिए, कंट्री का अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए बेसिकली, है ना। तो अगर हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो कंट्री के पॉलिसी के यानी कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जा रही है चीज़, तो वो क्या माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। क्लियर। अभी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होती हैं, अगर हम कोई वॉर चल रहा है, ठीक है, कोई वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है किसी कंट्री के साथ, किसी एनिमी के साथ, उसके साथ अपने इंडिया का कोई बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वॉर के टाइम पे, तो वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि वो कंट्री के अगेंस्ट में जाएगा। कंट्री तो दूसरी कंट्री के साथ लड़ रही है, वो अपने इंडिया तो दूसरी कंट्री के साथ लड़ रही है, उधर से इंडिया का बंदा उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे बैठा है, मतलब जब वॉर चल रहा है उस टाइम पे, तो वो क्या माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। उसके अलावा ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज, इसका मतलब क्या होता है, ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो किसी पब्लिक ऑफिस में किसी पर्सन ने मान लो 2 कैंडिडेट उसके सामने खड़े हैं, ठीक है, और उसने जो है ना अपनी सीट या कोई भी खाली सीट जो है वो किसको ट्रांसफ़र कर दी, ऐसे बंदे को ट्रांसफ़र कर दी जो जिसने या तो पैसे खिलाए हैं उसको, या फिर उसका कोई बहुत तगड़े वाला जानकार या रिश्तेदार है, उसको वो सीट ट्रांसफ़र कर दी। मतलब कहने का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी सीट पे किसी भी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर लिया जो डिज़र्विंग नहीं है, जो राइट कैंडिडेट नहीं है, बस वो पैसों के दम पे या फिर बहुत ज़्यादा अपना कोई जानकार है उसको अपॉइंट कर लिया, और जो राइट कैंडिडेट था, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट था, उसको नहीं अपॉइंट किया, उसको हटा दिया या उसको लिस्ट से ही बाहर निकाल दिया। तो ये होता है ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं किसी भी बंदे के साथ, तो वो भी क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। मतलब वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा, उसके अपोज में जाएगा। उसके बाद मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जाता है। नॉर्मली लाइक ए पर्सन है, उसने जो है वो बी पर्सन को बोला कि ना तू ना जो सारा का सारा मैरिज का अरेंजमेंट करके दे दियो, और ठीक है, उसके बदले में मैं तुझे जो भी तेरा ब्रोकरेज की अमाउंट होगी वो पे कर दूंगा, ठीक है। अभी जो है बी ने सारी की सारी अरेंजमेंट करके दे दी है मैरिज की, बाद में ए मुकर गया बोला तूने मैरिज के अरेंजमेंट कर दिया, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, ब्रोकरेज की कोई अमाउंट नहीं दूंगा, या बिचौलिए वगैरह होते हैं ना जो मैरिज करवाते हैं, तो मैं तुझे कोई अमाउंट नहीं दूंगा। ए मुकर गया, तो इन दैट केस बी कोर्ट के पास नहीं जा सकता। मतलब कहने का वो ये नहीं बोल सकता कि हाँ भी इसने मेरे को पैसे नहीं दिए, है ना। ये चीज़ जो है ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, अगर हम किसी की मैरिज करवा रहे हैं तो उसके लिए पैसे लेना, ये वैसे जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जाता है।
तो ए बी सी जो है ये तीनों ही पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट में जाएंगे। बचा कौन सा? डी बचा। इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड, कौन सा पब्लिक पॉलिसी के अंदर नहीं कवर होता है, तो डी कवर नहीं होता है। डी क्या बोल रहा है, किसी के पर्सन के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था, चांद तारे तोड़ के ले आओ, भी मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊँगा, तो मुझसे शादी कर ले। तो जो पॉसिबल ही नहीं है जो चीज़, उस चीज़ का हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये वॉइड ज़रूर माना जाएगा बट ये पब्लिक पॉलिसी के अंदर नहीं आएगा। मेन क्वेश्चन क्या इन्होंने पूछा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पब्लिक पॉलिसी के अंदर नहीं आती है, तो डी जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अंदर नहीं आएगा, वैसे ये वॉइड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो इसका सही आंसर होगा डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने आपको सी वाला बताया है, इसके अंदर मैंने आपको यही बताया है ना कि लाइक ए ने जो है वो बी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तू मैरिज का सब अरेंजमेंट करवा के दियो, मैं तुझे ब्रोकरेज की अमाउंट दे दूंगा। और बी जो है उसने सब मैरिज का अरेंजमेंट कर दिया, बाद में ए मुकर गया तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता है, राइट। मैंने यही आपको बताया है भी। अगर इन द केस अगर ये अपोजिट हो जाए, यानी कि बी ने ए ने सारी की सारी अमाउंट जो है वो बी को पे कर दी, ब्रोकरेज की सारी अमाउंट उसने बी को पे कर दी, बट बी जो है वो मैरिज अरेंज नहीं कर पाया। ठीक है ना, ए बोला मैंने तो तेरे को सारे पैसे दे दिए थे मैरिज के लिए, बट बी नहीं अरेंज कर पाया मैरिज, तो ए जो है वो कोर्ट में जा सकता है कि बी मेरे को मेरे पैसे तो वापस दिलवाओ मतलब बी ने जो है वो अरेंजमेंट भी नहीं किया, मैंने उसको पैसे भी दे दिए थे। सो इन दैट केस ए तो जा सकता है बट बी नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, जब एक वैलिड परफॉर्मेंस हो जाती है, ए पार्टी है उसने बोला मैं तेरे को कार बेचूंगा, बी को कार बेचूंगा, ठीक है, और बी ने जो है बदले में 1 लाख रुपए दे दिए, हो गई परफॉर्मेंस हो गई। दैट मीन्स जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशन था दोनों पार्टीज़ की तरफ से वो पूरा हो गया। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया, पूरा हो गया, फुलफिल हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। आगे हम चलते हैं 33 पे। कौन सा पर्सन जो है जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस होती है उसको परफॉर्म कर सकता है। नॉर्मली अगर हम प्रॉमिसर, इसके पूछने का मतलब क्या क्वेश्चन में कि क्या अकेला प्रॉमिसर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म, ऐसा नहीं है, प्रॉमिसर खुद भी कर सकता है। अगर कोई प्रॉमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी कर सकता है। कल को प्रॉमिसर की डेथ हो गई तो इन दैट केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। उसके अलावा अगर प्रॉमिसर ने कोई एजेंट अपॉइंट किया हुआ है तो प्रॉमिसर के बिहाफ पे उसका जो एजेंट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। आगे हम चलते हैं 34 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, अगर ए बी सी जॉइंटली उस तीनों ने जो है वो मिलके प्रॉमिस किया कि 6,000 रुपये डी को देने हैं, तीनों ने प्रॉमिस कर दिया कि हम तेरे को 6,000 देंगे डी को, बट जो है अभी परफॉर्मेंस हुई नहीं है, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, 6,000 दिए नहीं है, उससे पहले ही इन तीनों में से एक पार्टी की डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे ये होगा कि ए और बी जो है वो 6,000 रुपये डी को दे देंगे, प्लस में जो सी है उसके बिहाफ पे कौन देगा पैसे, लीगल उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी होगा। ए बी सी ने पैसे देने थे पहले डी को, अभी सी मरी गया तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो अभी सी के बिहाफ पे जो है उसका लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देगा। ठीक है, उसको करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम चलते हैं 35th क्वेश्चन पे। दैट इज़ कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है, ख़त्म हो गया है, पूरा हो गया है बाय नोवेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, नोवेशन का मतलब क्या होता है कि हमने पुराने की जगह पे दूसरा नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। पुराना कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, उसको हमने उसकी जगह पे बेसिकली एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो उसको हम बोलते हैं नोवेशन। दैट इज़ सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू वन। ठीक है, नोवेशन का मतलब होता है कि पुराने की जगह पे नया बनाना, और रेवोकेशन या रिसाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पुराना कैंसिल ही कर देना। मतलब कहने का बस पुराना कैंसिल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही नहीं किया, दोनों पार्टी ने कैंसिल ही कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके नया बना रहे हैं, मतलब उसकी जगह पे नया बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोवेशन बोलते हैं। क्लियर।
अभी जैसे अगला क्वेश्चन भी आ गया, दैट इज़ जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है बाय रिसेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट इज़ कैंसलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कैंसलेशन कर देते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बाय रिसेशन। और नोवेशन का मतलब क्या होता है, पुराने की जगह पे न्यू बनाना। क्लियर। आगे चलते 37वें क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, जब व्हेन प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की डेट फॉर एग्जांपल 30 मई थी, ठीक है, अभी जो है 28 मई को 28 मई को ही जो प्रोमिसर था उसने मना कर दिया, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं, ठीक है, उसने मना कर दिया, जो प्रोमिसर था भी मैं तो अपना जो मेरा ऑब्लिगेशन था वो मैं पूरा नहीं करूँगा, तो वहाँ पे ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। बट वो कैसा ब्रीच होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रायर लिखा है ड्यू डेट से, तो वो एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा। नॉर्मली क्या होता है, लाइक 30 मई का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, अभी 30 मई को जो है प्रोमिसर ने मना कर दिया कि मैं तुझे जो है मैं ऑब्लिगेशन नहीं पूरा करूँगा। फॉर एग्जांपल जो है प्रोमिसर ने बोला कि मैं तुझे अपना हॉर्स दूंगा, मतलब घोड़ा दूंगा, और प्रोमिसी को दूंगा, और प्रोमिसी ने बोला कि मैं तुझे इसके बदले में 5,000 रुपये दूंगा। क्लियर। अभी जो प्रोमिसर ने 30 मई को बोला कि मैं तो तुझे मेरा हॉर्स नहीं देता, ठीक है, तो ये तो हो गया एक्चुअल ब्रीच, मतलब ऑन द स्पॉट जो एक्चुअल डेट थी ना कॉन्ट्रैक्ट की, उस टाइम पे प्रोमिसर ने मना कर दिया कि मैं तुझे मेरा हॉर्स नहीं दूंगा, ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच होगी। अभी जो है अभी एक्चुअल डेट आई नहीं है, 30 में आई नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल डेट थी उससे पहले, यानी कि प्रायर टू द ड्यू डेट 28 मई को प्रोमिसर ने मना कर दिया कि मैं तुझे मेरा हॉर्स नहीं दूंगा, या उसकी बातों से ऐसा लग रहा है प्रोमिसी को कि हाँ भाई ये बंदा तो नहीं देगा, ये बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा करेगा। उसको कई बार होता है ना, किसी के बिहेवियर से पता लग जाता है, बातों से पता लग जाता है, या फिर हो सकता है उसने डायरेक्टली बोल दिया प्रोमिसर ने कि मैं तो तुझे मेरा हॉर्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोमिसी है ना, मतलब जिस बंदे को हॉर्स देना था वो बंदा, प्रोमिसी बंदा, वो मान भी सकता है कि ब्रीच हो गया, या फिर वो वेट भी कर सकता है 2 दिन और कि देख लेते हैं शायद बंदे का मन चेंज हो जाए, माइंड चेंज हो जाए, है ना। यानी कि 28 को उसने बोल दिया, तो वो वेट भी कर सकता है 30 मई का जो ड्यू डेट एक्चुअल डेट है उस तक वेट भी कर सकता है, और मतलब कहने का एंटिसिपेट कर सकता है ब्रीच को, अभी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाएगी उस चीज़ को एंटिसिपेट कर सकता है और वेट कर सकता है 2 दिन के लिए, या फिर वो तभी के तभी भी मान सकता है 28 मई को कि हाँ भी ये बंदा तो बिल्कुल ही मुकर गया, नहीं देगा 30 तारीख को ये हॉर्स, तो वो एक्चुअल भी मान सकता है, उसकी मर्जी है। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल ब्रीच नहीं होता, अगर प्रायर हो, ड्यू डेट से प्रायर हो, तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ जब एंटिसिपेटरी ब्रीच होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, मतलब जिसको नुकसान हुआ है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान सकती है, उसको ऐसे भी मान सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, ख़त्म हो गया है, और मेरे जो डैमेजेस है वो तो मेरे को दे, है ना। मतलब कहने का जो प्रोमिसी है उसको पता लग गया कि हाँ भी जो प्रोमिसर है वो अपना जो है ऑब्लिगेशन नहीं पूरा करेगा 30 तारीख को, तो मेरे को तो अभी डैमेजेस दे दे, अभी हाथों हाथ भी वो क्लेम कर सकता है, या फिर वो वेट भी कर सकता है 2 दिन का, 30 तारीख तक का, कि हाँ भी शायद सामने वाला बंदा अपना प्रॉमिस पूरा कर दे, है ना, तो वो दोनों कर सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। जब ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जिसको नुकसान होता है बेसिकली, वो जो है किस किस चीज़ का कॉम्पेंसेशन ले सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी अवेलेबल होती है एग्रीव्ड पार्टी को, तो वो सारे के सारे डैमेजेस ही ले सकती है, तीनों ही टाइप के, दैट इज़ रिसेशन का भी, मतलब अगर सामने वाले बंदे ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट तो उसको जो लॉस हुआ है उसके लिए भी वो केस फाइल कर सकती है, जो उसको डैमेजेस हुए हैं, और स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए भी वो केस फाइल कर सकते हैं। उसके पास तीनों ही हक होते हैं, तीनों राइट होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। क्लियर। आगे चलते हैं 40th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, समटाइम्स अ पार्टी इज एंटाइटल टू क्लेम कंपेसेशन इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन बाय हिम। ये कौन सा केस होता है, नॉर्मली क्या होता है ना कि लाइक
कई बार ना जो है ना एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट नहीं होता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सामने वाले बंदे ने अपनी सर्विसेज दे दी है, एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है उनके बीच में पहले से डिसाइडेड नहीं होती है, बट अभी सामने वाले बंदे ने जब सर्विसेज दे ही दी है तो जो दूसरा बंदा है वो लीगली बाउंड होता है पेमेंट करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मेरिट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल लाइक इमरजेंसी आ गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमारे घर में कोई बीमार हो गया, इमरजेंसी आ गई, तो उस टाइम पे आप पहले डॉक्टर के पास जाओगे, पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखोगे, हाँ भाई हमारे घर में कोई बीमार होने वाला है तो आप इतने पैसे ले लेना, उसका ये ट्रीटमेंट कर देना। ऐसा तो नहीं होता ना, इमरजेंसी आई है, आपको हाथों हाथ जाना पड़ता है और डॉक्टर जो है अपनी सर्विसेज रेंडर कर देता है। बाद में जो भी बिल वगैरह रहता है वो सब दवाइयों का एंड ऑल वो सब आप बाद में पे करते हो। तो आप लीगली तो बाउंड होते हो उस टाइम पे पेमेंट करने के लिए। लाइक अगर आप नॉर्मल भी डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले से तो नहीं पूछते हो ना कि हमें कितना बजट आएगा मेरी ट्रीटमेंट पे। मतलब नॉर्मली बड़ा केस हो तो हम पूछ भी लेते हैं, फिर भी आइडिया ले लेते हैं एक, बट एक एग्जैक्ट अमाउंट का तो नहीं हम करते हैं ना। नॉर्मली हमारे कुछ पेट में दिक्कत आ गई, हमारे सिर में दिक्कत आ गई, हम जाते हैं दवाई लेते हैं, बाद में पूछते हैं अभी कितने की है, पे करके आ जाते हैं। तो वहाँ पे पे तो करना होता है हमें, जो सामने वाले बंदे ने अपनी सर्विसेज दी है, अभी लाइक डॉक्टर ने सर्विसेज दी है तो उसका जो भी चार्ज बनेगा वो पे तो करना होगा, बट वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता। यानी कि जितना उसने कमाया है उतना उसे मिल जाता है, जितना उसने काम किया है उतना उसे मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब जितना वर्क सामने वाले बंदे ने किया है, जब वो उसका कंपेंसेशन क्लेम करता है तो वो कौन सा होता है, वो क्वांटम मेरिट होता है। यानी कि जितना उसने काम किया उतना उसे मिल जाएगा, जितनी उसने सर्विसेज रेंडर की है। ठीक है, कई बार हम अनजाने में ही सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर देते हैं, बट हमारे बीच में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट पहले से नहीं हुआ होता है, तो बाद में जब सर्विसेज रेंडर कर दी है तो एक बाउंडेशन हो जाती है कि हाँ भी अब सामने वाले बंदे ने सर्विसेज दी है अपनी, तो उसे पेमेंट तो करनी है ना। चलिए आगे हम चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं कि इनमें से कौन सा डैमेज जो है वो रिकवरेबल नहीं होता इन चारों में से। मान लो अगर कोई ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो उस टाइम पे जो एक एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो उसको नुकसान होता है, जो सीधा सीधा नुकसान हुआ है उसको तो वो रिकवर कर लेगा, है ना। कि लाइक मान लो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि मैं तुझे 50 रुपये पर क्वांटल जो है वो तुझे गुड्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, इतनी तारीख को करूँगा, मान लो 30 मई को मैं तुझे प्रोवाइड करूँगा 50 रुपये के हिसाब से। अभी 30 में आ गई, ठीक है, अभी जो है वो ए बंदा मुकर गया कि मैं तो तुझे गुड्स नहीं प्रोवाइड करता। अभी बी गया मार्केट में अभी एट प्रेजेंट 30 मई को रेट क्या चल रहा है, 55 रुपये चल रहा है, तो उसका तो 5 रुपये पर क्विंटल लॉस हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो वो 5 रुपये जो उसे डायरेक्टली लॉस हुआ है वो मांग सकता है, वो रिकवरेबल होंगे। नॉमिनल जो चार्जेस होते हैं स्पेशल भी रिकवरेबल होंगे, ऑर्डिनरी भी रिकवरेबल होंगे, बट रिमोट डैमेजेस रिकवरेबल नहीं होते। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिमोट डैमेजेस। रिमोट डैमेजेस होते क्या हैं नॉर्मली ना, लाइक ना ऐसे डैमेजेस जिसका पहले से हम एंटिसिपेशन नहीं कर सकते, मतलब कोई फिक्स नहीं बता सकता। कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पार्टी मुकर जाती है, अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन नहीं पूरी करती है, तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन अक्कर होती है जिसकी वजह से वो लॉस हो जाता है, जिसको कोई भी पार्टी या कोई भी नॉर्मल सिचुएशन में बंदा एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, वो होते हैं रिमोट डैमेजेस। यानी कि जो डायरेक्टली लॉस हुआ है वो तो रिकवरेबल हो जाएगा, बट जिसकी कुछ संभावना नहीं थी, मतलब कहने का जिसको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं पहले से, तो वो लॉस कोई ऐसी सिचुएशन ही ऐसी अक्कर हो गई कि बस धक्के से वो लॉस हो गया, नुकसान हो गया, वो सिचुएशन ही ऐसी अक्कर हो गई है, वो डायरेक्टली उस वजह से नहीं हुआ, इनडायरेक्टली कह लो, ये सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए तो वो नुकसान हो गया जिसको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो वो होते हैं रिमोट डैमेजेस और वो रिकवरेबल नहीं होते हैं। क्लियर। आगे हम चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसको अनसर्टेन मत कराना अनसर्टेन वर्ड देख के, इसको हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी कि जो है अभी एक फ्यूचर भी, हाँ भी हमने बोल दिया अगर फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा मतलब हैपनिंग या नॉन हैपनिंग होगी तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्टीजेंट। अभी फ्यूचर में वो चीज़ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो
जाएगा, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब फ्यूचर अनसर्टेनिटी के ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब बेस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये हो भी सकता है, टेक प्लेस भी हो सकता है फ्यूचर में, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम चलते हैं। जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर पे है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड होता है। ठीक है, हमने कोई दो पार्टीज़ में आपस में कोई बातचीत कर लिया कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ होगी तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। लाइक जो ए पार्टी है उसने बोल दिया अगर जो है 30 तारीख तक जो है 50 रुपये रेट आ गया तो मैं तेरे से गुड्स खरीद लूँगा, अगर 50 रुपये रेट नहीं आया तो मैं तेरे से गुड्स नहीं खरीदूँगा। ठीक है, अभी 50 रुपये आ जाएगा तो वो खरीद लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर 50 रुपये नहीं आता है रेट गुड्स का तो वो नहीं खरीदेगा। मतलब फ्यूचर के ऊपर तो वो वैलिड ही होता है। क्लियर? आगे हम चलते हैं। 44 क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एक जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डिपेंड होता है हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर पे, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द इवेंट हैपन्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कब टेक प्लेस होगा, जब फ्यूचर वाला इवेंट हैपन होगा। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया अगर फ्यूचर में 50 रुपये रेट हुआ तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाएगा। अगर 50 रुपये रेट नहीं आया तो वो गुड्स नहीं परचेज करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब जो फ्यूचर वाला इवेंट है जब वो होता है, हैपेंस होता है, तब उसके ऊपर बेस होता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे हम चलते हैं 45 क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए एग्रीज टू पे 1 लाख टू बी। ए ने एग्री किया कि मैं तेरे को 1 लाख रुपये दूंगा, बी को मतलब 1 लाख रुपये दूंगा अगर वो चांद तारे तोड़ लाता है। तो मतलब कहने का ये भी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होगा कि अगर इन फ्यूचर में ऐसा इवेंट होता है कि अगर वो चांद तारे तोड़ के लाएगा तो मैं तुझे 1 लाख दूंगा। बट ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये वॉइड माना जाएगा क्योंकि इम्पॉसिबल थिंग है ना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर कोई ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जो करनी पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में तो वो वॉइड हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 46 पे, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। वो बोल रहा है जब एक एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बिल्कुल सही है। जब एक एग्रीमेंट एक्सेप्ट होता है, एग्रीमेंट होता क्या है, बेसिकली एक्सेप्टेड प्रपोजल होता है। यानी कि ए ने प्रपोजल दिया बी को, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया। जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 47 पे क्या बोल रहा है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक पार्टी की हैंड से इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, यानी कि कैन बी इन्फोर्स्ड एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। एक के लिए वो इन्फोर्सेबल होगा, एक के लिए वो नहीं होगा, यानी कि दोनों के लिए नहीं होता। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, कैन बी इन्फोर्स्ड एट द ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों पार्टीज़ के ऑप्शन पे वो इन्फोर्सेबल होता है, नहीं होता है। वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है कांट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, लॉ की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसा भी नहीं होता है। कोर्ट उसे प्रोहिबिट भी नहीं करता है। मेनली इसने मीनिंग पूछा है तो वॉइडेबल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कल की वीडियो में, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी जो है उसके लिए तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है और जो दूसरी पार्टी है उसके लिए वो नहीं होता है। क्लियर? आगे चलते हैं 48 क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर बाय अ ऑफरी। अगर ऑफ़र जो है वो ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये कौन है, ऑफरर है, ठीक है, और लिख देती हूँ, और ये है ऑफरी, इधर ई लिख देती हूँ, ठीक है। इसने इसको कुछ ऑफ़र किया और इस ऑफरी ने जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो है दोनों ही पार्टीज़ जो है बाउंड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। जब ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी तो जो एक्सेप्टर बंदा है और जो ऑफरर है यानी कि जिसने ऑफ़र दिया है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली वन बंदा होगा, वो ओनली वन पर्सन होगा कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड, दोनों ही हो जाते हैं। क्लियर? तो इसकी सही क्या है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। इससे जाने से पहले मैं आपको जो है प्लेलिस्ट के बारे में बता देती हूँ। जो बच्चे न्यू जुड़े हैं इस चैनल से, तो जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी कंप्लीट रिवीजन करवाई हुई है। कॉमर्स के जो है 8 यूनिट उसमें करवाए हैं, कंप्लीट रिवीजन है पूरे यूनिट की। कुछ कुछ वीडियोज़ में एक आध टॉपिक मिसिंग होगा, वैसे पूरी रिवीजन है। जो बच्चे न्यू जुड़े हैं चैनल से और जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके रिवीजन वीडियोज़ देख
देख सकते हैं। अभी पेपर बिल्कुल पास आ गया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में रिवाइज़ करने के लिए, है ना। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो पेपर 2 कॉमर्स की रिवीजन वीडियोस देख सकता है, पेपर 1 की भी रिवीजन वीडियोस वो देख सकता है। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम दोनों प्लेलिस्ट आप पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, सारी रिवीजन वीडियोज़ ज़रूर देखिए, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एक वीडियो में 3-4 घंटे में रिवाइज़ हो जाएगा। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो ज़रूर से जाके देखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 49th एंड 50th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। क्या बोल रहा है, ए जो है ए पर्सन है उस, और ये है बी पर्सन, ठीक है। ए बाय अ लेटर डेटेड 25 दिसंबर का जो है लेटर है, ए ने ऑफ़र किया बी को लेटर के थ्रू कि मैं तेरे को अपना घर बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ 10 लाख रुपए में, ठीक है। और वो जो लेटर था वो उसने किस दिन लिखा था, उसके ऊपर 25 दिसंबर की डेट थी, क्लियर। अभी जो है जो लेटर है वो बी के पास कब पहुंचा, 27 को पहुंचा। 25 को उसने लेटर लिखा ए ने, 27 को किसके पास पहुंच गया, बी के पास पहुंच गया। अब बी को सब कुछ सही लगा, ऑफ़र सही लगा कि 10 लाख रुपए में घर मिल रहा है, सब कुछ सही है, तो इसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अभी जो इसने एक्सेप्टेंस है ना वो कब भेजी, कब पोस्ट की, 28 को इसने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट की, जो कि ए के पास पहुंची 30 को, क्लियर। मतलब कहने का जो है 25 को ए ने जो है ऑफ़र भेजा, 27 को जो है उसके पास पहुंचा, लेटर जो है वो बी के पास पहुंचा। 28 को जो है उसने यहाँ से एक्सेप्टेंस भेज दी बी ने अपनी, और 30 को एक्सेप्टेंस ए को मिल गई, वो लेटर उसे मिल गया। हेयर इसने अभी पूछा क्या क्वेश्चन में, हेयर द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब कंप्लीट हुआ। एक ऑफ़र की कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट हुई, एक ऑफ़र की कम्युनिकेशन 27 दिसंबर को कंप्लीट हुई है, क्योंकि बी के पास तो ऑफ़र 27 को पहुंचा है ना। तो जब उसके पास ऑफ़र की कम्युनिकेशन पहुंचेगी, यानी कि उसे ऑफ़र का पता लगेगा, तभी तो ऑफ़र की कम्युनिकेशन पूरी होगी। तो 25 नहीं होगा, 28, 30 नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ़र की कम्युनिकेशन क्या हो गई, 27 डेट होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27। आगे अभी सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे इसने जो 50th क्वेश्चन है इसमें ये क्या पूछ रहा है, जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की वो कब पूरी होगी, वो कब पूरी होगी, इज़ कंप्लीट अगेंस्ट ए ऑन 28। इसने बता दिया ए के अगेंस्ट में तो 28 को पूरी होगी, बट बी के अगेंस्ट में कब पूरी होगी वो हमें बताना है। यहाँ पे जो है ए ने है वो ऑफ़र किया बी को, तो जो ए है उसके हैंड से तो एक्सेप्टेंस हो गई, कब हो गई, 28 को एक्सेप्टेंस हो गई, क्योंकि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी। जिस दिन बी अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देगा उस दिन ए के लिए तो वो ऑफ़र हो गया एक्सेप्टेड, ठीक है। और जब उसके पास पहुंचेगा ना, ए के पास पहुंचेगा, 30 डेट को पहुंचेगा, तब वह एक्चुअल एक्सेप्टेंस जो है अगेंस्ट बी पूरी होगी। यानी कि इसने पूछा क्या क्वेश्चन पे, बी के अगेंस्ट में पूछा है, बी के अगेंस्ट में 30 दिसंबर को एक्सेप्टेंस पूरी होगी। मैं इसके बारे में आपको एक चीज़ छोटी सी और बताना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ए है, बी है, ए ने ऑफ़र किया बी को, राइट। तो ना अभी जो है इसे मैं समझा देती हूँ मैं। अभी जो है 25 को उसने ऑफ़र भेजा, 27 को इसके पास पहुँचा, इतना तो इसको तो छोड़ो, ठीक है। अभी जो 28 को जो है इसने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी है, बी ने एक्सेप्टेंस भेज दी है ए को, और 30 को मिली है ए को एक्सेप्टेंस उसकी बाय पोस्ट। तो इस दौरान यानी कि 28, 29, 30 ये 3 दिन हो गए, राइट। इन 3 दिन में ए जो है वो कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, ए जो है वो कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी है, ठीक है। बट जब तक ए के पास वो एक्सेप्टेंस नहीं पहुंचेगी तब तक बी के पास राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का। वो अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो वापस ले सकता है। वो अगर मैसेज कर दे, मान लो उसने लेटर पोस्ट कर दिया बी ने 28 को कि हाँ भी मेरे को तेरा एक्सेप्टेड है ऑफ़र, ठीक है। अभी बी ने ना 29 अगला दिन आ गया 29, और बी ने सोचा कि यार
मेरे को तो नहीं जच रहा है, कुछ और ऑफ़र या फिर उसके पास बढ़िया आ गया, तो उसका मन चेंज हो गया, उसका माइंड चेंज हो गया। तो उसने क्या किया, मैसेज कर दिया ए को या फ़ोन कर दिया, कॉल कर लिया ए को कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तेरा ऑफ़र, ठीक है। अभी लेटर पहुँचा तो नहीं है ना ए के पास, तो उसके पहले पहले बी तो मना कर सकता है, बट जैसे ही बी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी 28 को, उसके बाद ए मना नहीं कर सकता है, ए जो है वो कैंसिल नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। ये छोटी सी बात और थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे कवर हो गए हैं। 50 क्वेश्चन हमारे टोटल कवर हो गए हैं। पार्ट 1 में हमने किए थे 25, पार्ट 2 में हमने किए हैं 25 रिमेनिंग। अभी ऐसे ही हम पार्ट 3 भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।